हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। हवेली, रात का समय तकरीबन 1 बज रहे थे। कनिका बेड पर अपने आप को उन हथकड़ियों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अरमान ने उसके दोनों हाथों को बांधा हुआ था, इसलिए वो सिर्फ अपने हाथ से हथकड़ियों को खींच सकती थी, लेकिन उसके नाजुक हाथ हथकड़ियों को तोड़ने में बिल्कुल ही असमर्थ थे। वो उन हथकड़ियों को खींचते खींचते बहुत बुरी तरीके से थक गई थी और उसके हाथों पर भी कट लग गए थे, जिनसे खून निकल रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसकी सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। कनिका नहीं जानती थी कि पहले दिन उसका इस तरह भी स्वागत हो सकता है और अरमान उसके साथ इतना बुरा सलूक भी कर सकता है। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो प्लीज़, कनिका रोते हुए अरमान को कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ तो वापस उसे ही रिटर्न होकर आ रही थी। उसकी सिसकियां रूम में गूंज रही थी कि तभी रूम की लाइट जगमगाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे लाइट्स किसी भी वक्त जा सकती है। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे अंधेरे से डर लगता है और यहाँ लाइट जा सकती है। प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज़, कनिका घबराते हुए बोली। वो अरमान को आवाज़ लगा रही थी कि तभी उस रूम की लाइट बंद हो जाती है। रूम में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और वहाँ कनिका को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कनिका को अंधेरे से बहुत डर लगता था, इतना डर कि वो अंधेरे में सो भी नहीं पाती थी। उसे नेक्टोफोबिया था। मिस्टर मल्होत्रा, लाइट चली गई है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है मिस्टर मल्होत्रा, कनिका चिल्लाते हुए बोली। रूम में चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरा फैला हुआ था। कनिका की आंखें उस अंधेरे में चमक रही थी और कनिका की आवाज़ वापस उसे ही रिटर्न होकर आ रही थी। कनिका बेहद ज़्यादा डर रही थी और अपने आप को उन हथकड़ियों से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर उसे उसके ही घाव पर चोट लग रही थी, जिससे खून और भी ज़्यादा निकलने लगता है। धीरे धीरे रूम में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। रूम का टेम्परेचर गिर रहा था। एक अजीब सी गंध भी चारों तरफ फैल रही थी। अचानक कनिका को महसूस होता है कि कुछ अजीब सा उसकी कमर पर रेंग रहा था। कनिका उस स्पर्श से बिल्कुल घबरा गई। कौन है? कनिका डर से कांपते हुए बोली। उसकी आवाज़ में कपकपाहट और डर साफ दिखाई दे रहा था। वो हाथ कनिका के पूरे शरीर पर चल रहा था। कनिका अपने हाथ पैर मार रही थी, पर हाथ बंधे होने के कारण तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। कौन है? कौन है? कनिका डर से कांपते हुए बोली। इस बार भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया। कनिका को अब अपनी गर्दन पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में उसकी गर्दन पर सुई चुभा रहा है और साथ ही एक हाथ उसकी गर्दन के ऊपर चल रहा था। उस हाथ का स्पर्श बहुत खुरदुरा था और वो स्पर्श कनिका को चुभ रहा था। मिस्टर मल्होत्रा, ये आप हैं ना? प्लीज़ मुझे मत डराएं ना। आप मुझे डराने के लिए ये सब कर रहे हैं ना? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मुझे फोबिया है, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए और इस तरीके से परेशान मत कीजिए। मैं आपसे अब कोई भी ऐसी बात नहीं कहूँगी जिससे आपको परेशानी हो, लेकिन प्लीज़ आप मुझे यहाँ से निकालिए प्लीज़। कनिका रोते हुए ये सब कह रही थी, लेकिन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं आता। मैंने कहा था ना यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी इसी खूबसूरती की वजह से अरमान तुम्हारे करीब आया है और तुम्हारी ये खूबसूरती मुझे चाहिए। मैं तुम्हारी इस खूबसूरती के जरिए अरमान के करीब जाऊंगी और अरमान के बच्चे की माँ सिर्फ मैं बन सकती हूँ, कोई और नहीं। यह खुशफुसाने की वही आवाज़ कनिका के कानों में गूंजने लगती है जो उसने उस जंगल में सुनी थी। कनिका को अब जंगल में घटित वो सारी घटना याद आने लगती है। कनिका ने इस बात को कोई बुरा चीज़ों को या बुरा सपना समझकर भूल गई थी, लेकिन वही आवाज़ वापस सुनने के बाद उसके पूरे शरीर में सिहरन होने लगती है। उसके शरीर का रोम रोम सिहर हो चुका था। कौन हो तुम? कनिका डर भरी आवाज़ के साथ बोली। तुम्हारी मौत। यह कहते हुए उस आवाज़ के साथ एक चीख पूरे रूम में गूंज उठी। वहीं बाहर महल के टेरेस पर खड़ा अरमान, जो अपने गांव को देख रहा था। गांव में रात के समय काफ़ी हलचल थी। चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी और लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। शायद दिन के वक्त भी किसी गांव में इतनी हलचल नहीं होगी जितनी रात के वक्त उस गांव में थी। लैंटर्न की रोशनी से सारा गांव जगमगा रहा था।
अरमान इतने समय बाद अपने गांव में वापस आया था और अपने गांव को जी भरकर देखना चाहता था, पर वो वहां खड़ा कनिका के बारे में भी सोच रहा था। अरमान को कुछ अजीब सा लगता है और वो अचानक ही पलटकर पीछे की तरफ देखता है। वाइफी, अरमान इतना कहते हुए वो वहां से गायब हो गया और अगले ही पल वो अपने रूम में था। अरमान फौरन वार्डरोब की तरफ भागता है और वार्डरोब का दरवाज़ा खोलता है। डोर खोलते ही अरमान अंदर का नज़ारा देखकर पूरी तरीके से चौंक जाता है। कनिका फर्श पर आधे मुँहे गिरी हुई थी और उसके शरीर पर काफ़ी सारे चोट के निशान थे। वाइफी, ये कहते हुए अरमान तेज़ी से दौड़कर कनिका के पास आता है और कनिका को सीधा करते हुए उसके गालों को थपथपाता है। कनिका के चेहरे पर भी चोट के काफ़ी सारे निशान दिखाई दे रहे थे। आंखें खोलो वाइफी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो वाइफी? अरमान कनिका के गाल को थपथपाते हुए बोला, लेकिन कनिका ने अरमान की किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। अरमान कनिका की ये हालत देखकर बहुत घबरा जाता है। उसने कनिका को तुरंत अपने बाहों में उठाया और घबराया हुआ था उसे वहां से निकालकर अंदर रूम की तरफ ले जाता है। अरमान कनिका को उठाकर रूम में लेकर आता है। कनिका के चेहरे पर चोट के काफ़ी निशान थे और हाथ पैरों पर भी काफ़ी घाव बन गए थे। अरमान ने कनिका को बेड पर लेटाकर उसके घाव और उसकी हालत देखकर अरमान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अरमान कनिका के पास बैठ गया और उसके शरीर पर लगे हुए घाव को देखकर कांपते हाथों से उसे छूने की कोशिश करता है, पर फिर भी वापस अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अरमान कनिका को देखते हुए अपनी नम आंखों से उसकी फिक्र जताते हुए कहता है, वाइफी, तुम्हारी ये हालत आखिर अभी तक तो तुम ठीक थी, अचानक ये सब। कनिका जिस हालत में थी अभी वो अरमान की कोई भी बात ना तो सुन सकती थी और न ही वो होश में थी। अरमान ने कनिका के शरीर को छूने की कोशिश की थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरमान की कानों में एक आवाज़ आई, नहीं कुंवारसा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अरमान ने पलटकर देखा तो सामने सुमित्रा जी खड़ी थी। सुमित्रा जी अरमान और कनिका को देख रही थी। अरमान, माँ साहेब, मेरा हाथ छोड़िए, मैं इन्हें इस हालत में नहीं देख सकता, मुझे इन्हें ठीक करना होगा। सुमित्रा जी ने अरमान की तरफ देखते हुए बोली, पर आप अपनी शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर इन्हें ठीक करना है तो हम कर देंगे, लेकिन आप अपनी शक्तियों को इन पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुमित्रा जी की बात सुनकर अरमान ने अपने हाथ पीछे हटा लिए। सुमित्रा जी कनिका के पास आकर बैठ गई। कनिका के शरीर पर घाव के निशान देखकर सुमित्रा जी अरमान से कहती हैं, इनकी ये हालत कैसी हुई अरमान? अरमान ने सुमित्रा जी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता है। उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। सुमित्रा जी अरमान के चेहरे से नज़रें हटाई और कनिका के घाव पर अपना हाथ रखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगी। कुछ ही देर में जहाँ पर भी सुमित्रा जी ने अपने हाथ रखे थे वहाँ पर से कनिका के घाव भरने लगते हैं। धीरे धीरे कनिका के शरीर के सारे घाव भर गए तो सुमित्रा जी ने अपनी आंखें खोलकर कनिका के चेहरे को देखी। सुमित्रा जी अरमान की तरफ देखते हुए बोली, अब आप हमें बताएंगे कनिका को क्या हुआ? अरमान सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोला, माँ साहेब, मैं गुस्से में था तब कनिका को रूम में बंद कर दिया था, उसके बाद ये सब न जाने कैसे हो गया। आप अच्छी तरह से जानते हो कि अगर इस बारे में दीदी को पता चला तो हम सभी के लिए अच्छा नहीं होगा, और इस वक्त महल में कनिका के कितने दुश्मन हैं वो शायद हम भी नहीं जानते, इसलिए हमें बेहद संभल कर कनिका का ख्याल रखना होगा। और आप अपने गुस्से में इस तरह का बर्ताव करते हैं जो किसी भी प्रकार से सही नहीं है। सुमित्रा जी की बात सुनकर अरमान के पास कोई भी जवाब नहीं था। उसने कनिका की तरफ देखा और कनिका के पास आकर बैठ गया। उसने कनिका के सिर पर बड़े ही प्यार से अपने हाथ को रखते हुए दूसरे हाथ में कनिका के हाथों को पकड़ लिया। इस वक्त अरमान के चेहरे पर कनिका की फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। अरमान के इस रूप को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल था। कोई भी नहीं समझ सकता था कि आखिर उसके दिल में है क्या। ये ठीक कब तक हो जाएंगी माँ साहब? अरमान ने कनिका के बालों पर अपने हाथ फेरते हुए कहा।
सुमित्रा जी ने कनिका की तरफ देखते हुए बोली, ये कल सुबह तक ठीक हो जाएंगी, पर अगर आप यहाँ इन्हें लेकर आए हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप इन्हें सुरक्षित भी रखें। अरमान ने सुमित्रा जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस कनिका के चेहरे को एकटक देख रहा था और उसने कनिका के हाथ को कसकर पकड़े हुए था, जैसे अब वो कनिका को कहीं नहीं जाने देना चाहता हो। सुमित्रा जी वहाँ से चली गई और उनके जाने के बाद अरमान भी कनिका के सिरहाने आकर बैठ गया। वो कनिका के चेहरे को देख रहा था, जिस पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे। हमें माफ़ कर दीजिए रानी सा, हम जानते हैं कि हमारा गुस्सा हर वक्त आपको चोट पहुंचाना था और इस वक्त भी आप पर जो भी कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं, पर हमें आपसे दूर होने से डर लगता है, हमें आपको खोने से डर लगता है और जब भी आप हमसे दूर जाने की बात करती हैं तो हम कुछ समझ नहीं पाते और बेहद गुस्से में न जाने कैसे कदम उठा लेते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए रानी सा। ये कहते हुए अरमान ने कनिका के हाथ को अपने हाथों से चूम लिया। अरमान के ओठ कनिका के ओठों को चूमने के लिए बढ़ते हैं, पर फिर कुछ सोचकर अरमान अपने चेहरे को उससे दूर कर लेता है। उसने कनिका का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और अपनी आंखें बंद करके वो कुछ बड़बड़ा रहा था। कुछ ही देर में उसने बेहद गुस्से के साथ अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी और वो बेहद डरावनी लग रही थी। शैलजा, अरमान ने अपनी ओठों में बड़बड़ाकर बोला। अरमान फिर शैलजा की गर्दन को अपने हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। शैलजा मुस्कुराते हुए अरमान को देख रही थी। उसे दर्द का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कनिका को हाथ लगाने की? तुम्हें पता भी है, तुम्हारी वजह से आज पहली बार उसे इतने दर्द में देखा मैंने। दर्द? तुम्हें कब से किसी इंसान का दर्द महसूस होने लगा अरमान? क्या तुम भूल रहे हो कि तुम क्या हो? मैं क्या हूँ ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ। कनिका से दूर रहना। आज तक जो भी तुम्हारी वजह से हुआ है वो अब तक कनिका के साथ नहीं होना चाहिए। अरमान ने शैलजा की गर्दन को कसकर दबाते हुए बोला। शैलजा की आंखों में से आंसू आ रहे थे और अरमान ने उसे दीवार से लगाया हुआ था। अरमान की आंखों में गुस्से से खून उतर आया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो शैलजा को मारना चाहता है। शैलजा की हालत जब खराब होने लगी तो अरमान ने उसके गर्दन से अपने हाथ हटाकर उसे एक तरफ धक्का मारता है, जैसे वो फर्श पर गिर जाती है। शैलजा फर्श पर वैसे ही पड़ी हुई अरमान की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए फ्लोर पर अपनी दोनों हथेलियों को टिका लेती है। वो मुस्कुराकर अपनी गर्दन पर मधोसी से हाथ फेरने लगती है जहाँ पर अरमान ने उसे छुआ था। शैलजा मधोसी से अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए अरमान की तरफ देखते हुए बोली, उफ, मैं तरस गई थी तुम्हारी छुअन के लिए। कितने साल हो गए, तुम्हें कभी मेरा याद नहीं आया? अरमान, मैं समझ नहीं पा रही थी, आखिर तुम इंसान से अपना बच्चा क्यों चाहते हो? हम भूतों में क्या कमी है? अरमान वहाँ से जाने लगा और कुछ रुकते हुए शैलजा से बोला, तुम्हें किसी भी तरह की सफाई देना मुझे ज़रूरी नहीं लगता, लेकिन आज के बाद मेरी कनिका के आसपास मत आना, समझी? अरमान की बात सुनकर शैलजा ने अरमान की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे बच्चे की माँ कनिका बनेगी, लेकिन तुम्हारी पत्नी मैं ही बनूंगी। अरमान ने शैलजा की बात का कोई जवाब नहीं देता है और तेज कदमों से वहाँ से चला गया। शैलजा उसे जाते हुए देख रही थी। अगली सुबह अरमान का कमरा। सूरज की रोशनी इस गांव में आना नामुमकिन थी, लेकिन सुबह का उजाला रात के ढलने का संदेश दे रहा था। अरमान ने कनिका को अपनी बाहों में छुपाया हुआ था, वहीं कनिका भी अरमान की बाहों में सब कुछ भूलकर बड़े ही आराम से सो रही थी। अरमान ने किसी छोटे बच्चे की तरह कनिका को अपने सीने से लगाया हुआ था। कनिका का एक हाथ अरमान के सीने पर था और कनिका की कमर के चारों तरफ अरमान के हाथ लिपटे हुए थे। कनिका के चेहरे पर उसके जुल्फों ने उसके चांद से रोशन चेहरे को ढका हुआ था। अरमान बड़े ही प्यार से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और मुस्कुराते हुए न जाने क्या सोच रहा था। कितने हसीन हो तुम और कितनी ही हसीन वो सुबह है जब तुम इस तरह मेरी बाहों में रहो। कितनी हसीन वो रातें जब रात भर तुम्हारी बाहों में मैं ऐसे सुकून से सो पाए। अरमान ने कनिका के चेहरे की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा और फिर मुस्कुराने लगा।
कुछ ही देर बाद कनिका की नींद भी खुलने लगी। कनिका ने अपनी नींद से बंद आंखों को धीरे धीरे खोली और अरमान की तरफ जैसे ही उसकी नज़र गई, वो पहले तो कुछ नहीं समझ पाती, लेकिन बाद में अचानक ही अरमान को खुद से दूर करते हुए वो उठकर बैठ जाती है। कनिका अपनी नज़रें घुमाकर चारों तरफ से देखने लगती है। वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। अरमान उसे देखकर सीधा बैठ जाता है और कनिका के चेहरे को देखने लगता है। कनिका अरमान की तरफ देखते हुए परेशानी से बोली, मैं यहाँ पर। अरमान गंभीर होकर कनिका से बोला, कल रात को तुमने अपनी क्या हालत बनाई थी। कनिका अरमान की तरफ देखते हुए घबरा कर बोली, कल रात वो उस रूम में पता नहीं क्या था, वो बहुत डरावना। कनिका के ओठ कांपने लगे और उसके चेहरे से पसीना साफ दिखाई दे रहा था। वो काफ़ी हकला रही थी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कल रात को तुमने अपनी क्या हालत बनाई थी। तुम बेहोश भी थी। कनिका के दिमाग में कल रात की सारी यादें वापस घूमने लगी। वो अरमान की तरफ देखते हुए रोते हुए बोली, मुझे अंधेरे से डर लगता है और कल रात लाइट चली गई। उसके बाद पता नहीं कौन मुझे यहाँ से चले जाने को कह रहा था और फिर उसने मुझे यहाँ मारा। ये कहते हुए कनिका ने अपने चेहरे पर हाथ लगाई और फिर अपने हाथ की तरफ इशारा कर दी। वहाँ पर चोट का छोटा सा भी कोई भी निशान नहीं था, जिसे देखकर कनिका भी काफ़ी हैरान थी। अरमान ने अनजान बनते हुए कनिका के चेहरे को देखते हुए बोला, अगर तुम्हें मुझसे दूर ही जाना है तो कोई अच्छा बहाना बनाओ। ये बातें मुझ पर असर नहीं करेगी और आज के बाद तुम एक पल के लिए भी मेरी आंखों के सामने से दूर नहीं रहोगी, क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम कभी भी खुद को चोट पहुंचा लेती हो। कनिका अरमान की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, मैं झूठ नहीं कह रही, मुझे सच में यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे वापस जाना है। आपको जो भी करना है हम दिल्ली में कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कनिका ये सब कह रही थी कि अचानक ही अरमान ने कनिका के ओठों पर अपनी हथेली रख दी। कनिका अपनी बड़ी बड़ी पलकों को फड़फड़ाते हुए अरमान की आंखों में देखने लगी। तुमने जो भी देखा तुम्हारा बुरा सपना था और तुम कल रात को मेरे साथ बहुत आराम से सो रही थी। कल की रात मेरे लिए बहुत सुकून भरी थी। तुम्हारी बाहों में सोकर ही शायद मुझे सुकून मिलने लगा है। अरमान ने मुस्कुराते हुए कनिका को देखते हुए कहा। अरमान जब ये बातें कर रहा था तो कनिका की नज़रें अरमान की नज़रों को देख रही थी। वहीं कनिका को अरमान की आंखों में अपने लिए ना जाने कितनी मोहब्बत दिखाई दे रही थी। ये तो वो भी नहीं समझ पा रही थी। कनिका अपनी सारी बातें भूल गई थी। वो बस अरमान की आंखों में खो गई। कनिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही अरमान की हथेली की जगह अरमान के ओठ कनिका के ओठों को अपनी गिरफ्त में भर लेते हैं, जिस पर कनिका की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो बड़ी बड़ी आंखों से अरमान के चेहरे को देखने लगती है। अरमान ने कनिका के ओठों को अपने ओठों की गिरफ्त में कर लिया था। कनिका अरमान की इस हरकत से बिल्कुल हैरान थी। उसके हाथ हवा में ही रुक गए और आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कनिका अपने ओठों को अरमान के ओठों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अरमान ने उसके दोनों गाल पर अपने हाथ रख लिए और उसके सिर को अपनी तरफ पकड़कर उसके ओठों को कसकर चूमने लगता है। वो कनिका को बड़े ही गहराई से किस करने लगा, जिस वजह से कनिका की आंखें अपने आप बंद हो गई। कनिका अपने आप को अरमान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अरमान ने उसे इस तरह अपनी गिरफ्त में किया हुआ था कि वो उसे छोड़ना ही न चाहता हो। कनिका का चेहरा धीरे धीरे लाल पड़ रहा था और अपने हाथ अरमान को मार रही थी। अरमान उसे किस करना जारी रखता है, पर तभी दरवाजे पर नॉक होता है और अरमान भी महसूस कर रहा था कि कनिका की सांस फूलने लगी थी। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो अरमान उसे छोड़ देता है और उससे दूर हट जाता है। कनिका की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। उसका खूबसूरत गोरा चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था और वो अरमान को गुस्से से देख रही थी। कनिका अरमान को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है कि तभी अरमान उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कनिका के चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करने लगता है। अरमान ने अपने हाथ से कनिका के हाथों को कमर पर किया हुआ था और उसने इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि अरमान की पकड़ से कनिका अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। अरमान कनिका को देखते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कुराकर कहता है, कल रात को मैं तुम्हारी वजह से बहुत डर गया था।
यह है उसकी सज़ा थी। कनिका को अरमान की मुस्कान देखकर इतना गुस्सा आता है जैसे वो इसी वक्त अरमान का मर्डर करना चाहती हो। तुम्हारा पति हूँ वाइफी, तुम चाहो तो मुझे बाद में भी देख सकती हो, लेकिन अभी अपना चेहरा ठीक करो। कनिका ने अरमान की बात को नज़रअंदाज कर देती है। वो उसी तरह अरमान को देख रही थी तो अरमान वापस उसके पास आता है और अपने हाथ से कनिका के आंसुओं को साफ करता है और उसके दोनों गालों पर किस करते हुए मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। कनिका अरमान को देखकर अपने दांत पीसते हुए जानवर। अरमान ने दरवाज़ा खोला तो सामने सुमित्रा जी और कामनी जी खड़ी थी। अरमान दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए डोर से साइड हो जाता है। उन दोनों के साथ कुछ सर्वेंट भी थी जिन्होंने अपने हाथ में थालियां पकड़ी हुई थी। सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए कनिका को देखती हैं। कनिका भी चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लेकर उन दोनों को देखने लगती है। कनिका अपने चेहरे को घूंघट से ढकने लगती है तो कामनी जी कहती हैं, बहू रानी सा, आप अपने रूम में बिना घूंघट के रह सकती हैं। घूंघट से परिवार के बीच रहने पर लगाना चाहिए। अरमान, आपने बहू रानी सा को हमारे खानदान की रीतियों के बारे में नहीं बताया है क्या? अरमान ने कनिका की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, जी बड़ी माँ सा, हमने इन्हें सब कुछ बताया है, पर ये हमारी सुनती ही कहाँ हैं। आप तो जानती हैं आजकल की लड़कियां अपनी मनमानी करती हैं। अरमान की बात सुनकर कामनी जी की दिमाग चढ़ जाती है। वो कनिका को देखते हुए कहती हैं, हमारे परिवार में सिर्फ हमारे बेटे अरमान की चलती है और हम नहीं चाहते कि बहू रानी सा आप इस तरह उनके मान को ख़राब करें। आपको अपने हुक्म की सारी बातें मानने और ध्यान से सुननी चाहिए। कनिका ने अपना सिर झुका लिया और धीरे से हामी भर दी। कामनी जी ने सर्वेंट को कुछ इशारा किया तो उन्होंने बेड पर बड़ी बड़ी थाल रख दी जिनमें लाल कलर के कपड़े थे और काफ़ी सारे गहने रखे हुए थे। सुमित्रा जी ने अरमान और कनिका की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों पूजा के लिए तैयार हो जाएं। आप दोनों को हमारे मंदिर में दर्शन के लिए चलना है और देरी बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि आप दोनों को इष्ट देवता का आशीर्वाद मुहूर्त के हिसाब से ही लेना है। दोनों ने सुमित्रा जी की बात सुनकर सहमति जता दी। उसके बाद कामनी जी और सुमित्रा जी वहाँ से चले गए तो अरमान ने कनिका से कहा, वैसे तुम झूठी मुस्कुराती हुई अच्छी नहीं लगती। कनिका ने अरमान की बात का कोई जवाब नहीं दी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखने वाले हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कर देना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।